नीट के एग्जाम में सिर्फ 35 दिन बचे हैं, है ना? सिलेबस शायद 70% पर अटका हुआ है। मॉक टेस्ट का स्कोर है कि 400 से आगे बढ़ ही नहीं रहा और चारों तरफ से बस एक ही आवाज आ रही है, अब बहुत देर हो चुकी है। पर अगले कुछ मिनटों में हम बात करेंगे उस सटीक 35 डे वॉर प्लान की जिसे टॉपर्स इस्तेमाल करते हैं। एक ऐसा प्लान जो स्कोर को 400 से सीधे 650 तक पहुंचा सकता है। हाँ, सिर्फ 35 दिन। और देखो, जो सब सोच रहे हैं ना, ये उसके बिल्कुल उलट है। ये सिर्फ टिके रहने की लड़ाई नहीं है, ये तो आगे निकलने की लड़ाई है। ये टाइम 400 से 650 तक की एक जबरदस्त छलांग लगाने के लिए बिल्कुल काफी है, बशर्ते हर 1 घंटे का सही इस्तेमाल किया जाए। जो लोग कह रहे हैं ना कि अब बहुत देर हो चुकी है, वो असल में अपनी लिमिट्स, अपने डर दूसरों पर डाल रहे हैं। वो गलत हैं। ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये एक डे बाय डे, दिन ब दिन की एक्शन स्ट्रैटेजी है। इसे सिर्फ सुनना नहीं है, अगले 35 दिनों तक इसे जीना है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं फेज 1 से। ये है पहले 15 दिनों का प्लान। इसका नाम है हाई यील्ड ट्रियाज। सोचो, जैसे एक इमरजेंसी रूम में होता है ना, हम सबसे पहले उन चीजों पर फोकस करेंगे जहां से सबसे ज्यादा फायदा होगा। मतलब वो टॉपिक्स जो सबसे ज्यादा मार्क्स दिलाएंगे। यहाँ स्मार्ट वर्क करना है, सिर्फ हार्ड वर्क नहीं। ये सब कुछ एक सिंपल रूल पर बेस्ड है, 80-20 रूल। ये प्रिंसिपल कहता है कि एग्जाम के 80% मार्क्स अक्सर सिलेबस के सिर्फ 20% चैप्टर्स से आते हैं। तो हमारी पहली स्ट्रैटेजी क्या है? हर किताब की हर एक लाइन को रटने की कोशिश बंद करना। इसकी जगह हम उन 20% चैप्टर्स पर फोकस करेंगे जो हमें 80% रिजल्ट देंगे। तो ये रही वो सोने की खान। बायोलॉजी में जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, इकोलॉजी और ह्यूमन फिजियोलॉजी, ये हमारी टॉप प्रायोरिटी हैं। और एक हैबिट बना लो, सोने से पहले एनसीईआरटी की समरी और बोल्ड किए हुए शब्दों को 2 बार पढ़ना ही पढ़ना है। फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी पे ध्यान दो। ये चैप्टर्स हाई स्कोरिंग भी है और इनमें मैथ्स भी थोड़ी सिंपल है। और केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक की नेम रिएक्शंस और इनऑर्गेनिक की एनसीईआरटी टेबल्स, ये तो मतलब सबसे ज़रूरी हैं। एक बात गांठ बांध लो, अगर कोई इन्फॉर्मेशन एनसीईआरटी के टेबल में है तो वो एग्जाम के पेपर में भी हो सकती है। और ये है वो डेली कमिटमेंट जिससे कोई समझौता नहीं होगा। हर दिन 10 घंटे, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई बहाना नहीं, बस प्योर लेजर फोकस्ड मेहनत। इसमें से 4 घंटे बायोलॉजी को, 3 घंटे फिजिक्स को और बाकी 3 घंटे केमिस्ट्री को देने हैं। चलो अब आते हैं फेज 2 पर, दिन 16 से 28 तक। ये वो स्टेज है जहां ज्यादातर स्टूडेंट्स लड़खड़ा जाते हैं। और इसकी वजह नॉलेज की कमी नहीं, बल्कि एग्जाम वाली स्टैमिना की कमी होती है। दिन 16 से हम एक नए मोड में एंटर कर रहे हैं, मॉक टेस्ट मोड। हर दूसरे दिन एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना ही देना है। ये कोई सजेशन नहीं है, ये एक रूल है। ये शेड्यूल, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी बनाने के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन एक बहुत जरूरी सवाल, मॉक टेस्ट दोपहर 2 बजे ही क्यों देना है? इस टाइम में ऐसा क्या खास है? इसी सवाल के जवाब में इस पूरी स्ट्रैटेजी का सार छुपा है। देखो, असली खेल है अपने बायोलॉजिकल क्लॉक को एग्जाम के टाइम से सिंक करना। लक्ष्य ये है कि दिमाग को दोपहर 2 बजे से शाम 5:20 तक, जो कि असली एग्जाम का टाइम है, एक बीस्ट की तरह परफॉर्म करने की आदत डाल दी जाए। सोचो, अगर अभी दोपहर 3 बजे नींद आती है तो एग्जाम वाले दिन भी तो आएगी ही। हम असल में अपने ब्रेन को पीक परफॉर्मेंस के लिए कंडीशन कर रहे हैं। और इस ट्रेनिंग को असरदार बनाने के लिए कुछ कड़े नियम हैं जिन्हें फॉलो करना ही होगा। टेस्ट ठीक दोपहर 2 बजे से 5:20 तक टाइम लगाकर देना है। क्यों? क्योंकि असली एग्जाम भी ऐसा ही होगा। कोई पानी का ब्रेक नहीं, कोई फ़ोन नहीं और एक असली फिजिकल ओएमआर शीट का इस्तेमाल करना है। हम सिर्फ नॉलेज टेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम एग्जाम वाले दिन का प्रेशर और रूटीन दोनों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। टेस्ट खत्म होने पर असली काम शुरू होता है। और सच कहूं तो टेस्ट के बाद का ये काम शायद टेस्ट देने से भी ज़्यादा ज़रूरी है। हर एक गलती का एनालिसिस करने के लिए कम से कम 2 घंटे देने होंगे। ये सिर्फ ये देखना नहीं है कि क्या गलत हुआ, बल्कि ये समझना है कि क्यों गलत हुआ। क्या ये कोई कॉन्सेप्ट की गलती थी, या कोई सिली कैलकुलेशन मिस्टेक, या फिर टाइम मैनेजमेंट में गड़बड़ हो गई। याद रखना, जिस गलती का एनालिसिस नहीं किया गया वो एग्जाम के दिन दोबारा होने वाली गलती है। अब हम आ गए हैं आखिरी हफ्ते में, दिन 29 से 35 तक। ये है फाइनल पॉलिश का टाइम। ये फेज सब कुछ समेटने और सुधारने का है, कुछ भी नया सीखने का नहीं। इस आखिरी हफ्ते का रूल नंबर 1, कोई नया टॉपिक नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
अगर अब तक रोटेशनल मोशन जैसा कोई टॉपिक नहीं छुआ है तो अब उसे छोड़ दो। इस पॉइंट पर एक नया मुश्किल टॉपिक शुरू करने से सिर्फ कॉन्फिडेंस गिरेगा और टेंशन बढ़ेगी। लक्ष्य ये है कि जो आता है उसे मजबूत किया जाए, न कि जो नहीं आता उसके बारे में घबराया जाए। तो फिर फोकस कहाँ होना चाहिए? पहला, फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री की फॉर्मूला शीट को अपनी बाइबल बना लो। हर फॉर्मूला टिप्स पर होना चाहिए। दूसरा, बायोलॉजी के डायग्राम्स की इतनी प्रैक्टिस करो कि उन्हें आंखें बंद करके भी बनाया जा सके, क्योंकि एनटीए को लेबलिंग वाले सवाल बहुत पसंद हैं। और आखिर में एक पीवाईक्यू मैराथन करो। पिछले 3 साल के पेपर्स को एक आखिरी बार सॉल्व करो, ताकि एनटीए के आजकल के सवालों का फ्लेवर समझ में आ सके। तो प्लान अब बिल्कुल तैयार है। लेकिन देखो, प्लान बनाना एक बात है और उसे असल में करना बिल्कुल दूसरी। अब फोकस प्लानिंग से हटाकर एक्शन पर लाना है। ये है हमारा फाइनल पुश। 35 दिन सुनने में शायद कम लग सकते हैं, लेकिन इसे ऐसे देखो, ये 840 घंटे हैं और ये सब कुछ बदलने के लिए बहुत ज़्यादा समय है। हर एक घंटे को एक मौके की तरह देखो, एक मजबूरी की तरह नहीं। पिछले हफ्ते के मॉक टेस्ट के स्कोर को भूल जाओ, वो अब कोई मायने नहीं रखते, वो बस गुजरा हुआ कल है। सिर्फ और सिर्फ अगले 24 घंटों पर फोकस करो। आज क्या किया जा सकता है, अभी क्या सुधारा जा सकता है। हर दिन एक नई शुरुआत है। और यही तो है हमारा अंतिम लक्ष्य। वो सफेद कोट इंतजार कर रहा है, वो सपना, वो एस्पिरेशन अब बस 35 दिनों की फोकस्ड मेहनत की दूरी पर है। तो सवाल बस एक ही है, क्या ये मिशन एक्सेप्टेड है? क्या अगले 35 दिनों के लिए खुद को पूरी तरह झोंक देने का इरादा पक्का है? अब समय है कमिटमेंट करने का और हर दिन, हर घंटे उसे निभाने का। चलो, अब वापस अपनी किताबों पर लग जाओ। ऑल द बेस्ट।